163वीं रात। जब 163वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बखत बादशाह। जौहरी ने कहा कि मैं रात भर इसके साथ बातें करता रहा, यहाँ तक कि दिन निकल आया और मैंने उठकर फजर की नमाज पढ़ी और वहाँ से रुखसत होकर घर आया। थोड़ी ही देर के बाद कनीज ने आकर मुझे सलाम किया और मैंने सलाम का जवाब दिया और जो कुछ मेरे और अली बिन बिकार के दरमियान पेश आया था उसे कह सुनाया। कनीज ने कहा कि खलीफा हमारे यहाँ से चला गया है और अब हमारे महल में कोई और नहीं है और वो जगह हमारे लिए बेहतर और पोशीदा तर है। मैंने कहा कि तेरा कहना दुरुस्त है, मगर मेरा मकान इससे बेहतर है क्योंकि वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है और हमारी पर्दापोशी इसमें ज्यादा अच्छी तरह से हो सकती है। कनीज ने कहा कि जैसी तेरी मर्जी हो, तो मैं अपनी मालिका के पास जाकर इसको खबर करती हूँ और तेरी राय इसके सामने पेश करती हूँ। ये कहकर वो उठी और वहाँ से चल दी और अपनी मालिका के पास जाकर मेरी तजवीज़ पेश की और मेरे यहाँ वापस आकर कहा कि उसने तेरी राय मंजूर की, जाकर मकान को हमारे लिए आरास्ता कर और हमारा इंतजार कर। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें दीनार थे और कहने लगी कि मेरी मालिका ने तुझे सलाम कहा है और कहा है कि उनको लेकर जरूरत की चीजों पर खर्च कर। मैंने कसम खाकर कहा कि मैं उनमें से कुछ ना लूंगा। कनीज वो थैली लेकर अपनी मालिका के पास गई और इससे कहा कि ए मेरी मालिका, उसने दाम कबूल नहीं किए और वापस कर दिए। लड़की ने कहा कि कोई हर्ज नहीं। जौहरी का बयान है कि कनीज के चले जाने के बाद मैं उठा और दूसरे मकान में गया और कीमती फर्श और दीगर जरूरत की चीजें वहां ले गया और चीनी और बिलौर और चांदी और सोने के बर्तन वहां पहंचाए और तमाम जरूरी खाने पीने की चीजें मुहैया की। जब कनीज ने आकर मेरी कारगुजारी देखी तो वो खुश हो गई और मुझसे कहा कि अली बिन बिकार को बुला। मैंने कहा कि सिवाय तेरे उसे कौन ला सकता है। अब कनीज गई और उसे बना सनवर कर ले आई। जौहरी कहता है कि मैंने इसका खैर मुकद्दम किया और मरहबा कहा और इसकी हैसियत के मुवाफिक उसे एक दीवान पर बिठाया और दस्तरख्वान बिछाकर इस पर तरह तरह के खाने लगा दिए जिनको देखकर रूह खुश हो जाती है और बैठकर इससे बातें करने लगा ताकि उसका दिल बहले। अब कनीज चली गई और शाम तक गायब रही और मगरिब के बाद शम्स अलनहार और 2 कनीजों को ले आई। उनके सिवा और कोई ना था। जब शम्स अलनहार और अली बिन बिकार की आंखें चार हुईं तो वो उठ खड़ा हुआ और शम्स अलनहार को गले से लगा लिया और शम्स अलनहार ने उसे गले लगाया और दोनों गिश खाकर जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जब इन्हें होश आया तो वो आपस में जुदाई की तकलीफों का शिकवा शिकायत करने लगे। इसके बाद बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगे और अतर लगाया और मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उनके साथ भलाई की है। मैंने कहा कि कुछ खाना हाजिर करूं। इन्होंने कहा कि हाँ, और मैंने खाना हाजिर किया और इन्होंने पेट भर कर खाया और हाथ धोए और इसके बाद मैं इन्हें दूसरी निशस्तगाह में ले गया और उनके आगे शराब पेश की। इन्होंने पी और वो मज़े में आ गए और एक दूसरे की तरफ माइल हुए। अब शम्स अलनहार ने मुझसे कहा कि मेरे आका, बस ये आखिरी मेहरबानी और कर दे और मेरे लिए सारंगी या कोई और बाजा मंगवा दे ताकि इस वक्त हमारा सुरूर मुकम्मल हो जाए। मैंने कहा कि बसर वो चश्म और जाकर एक सारंगी ले आया और उसने इसे लेकर ठीक ठाक किया और उसे अपनी गोद में लेकर एक ऐसा राग बजाया जिससे रंज वो अलम भड़क उठते हैं और गमज़दा वजद करने लगता है। इसके बाद उसने ऐसे गीत गाए कि अकल दंग हो गई। वो मुख्तलिफ स्वरों में गाती जाती और उम्दा उम्दा गीत सुनाती जाती थी और ऐसा मालूम होता था कि इसके अजीब वो गरीब गाने पर अभी सारी मजलिस उठकर रक्स करने वाली है और हम सबके होश वो हवास जाते रहे। इसके बाद हम बैठ गए और जाम का दूर चलने लगा और वो लड़की गाकर फिर हमें सुरूर में ले आई। जौहरी का बयान है कि अभी हम सुरूर के समंदर में डूबे ही हुए थे कि एक छोटी कनीज कांपती हुई आई और कहने लगी कि ए मेरे आका, भागने की तदबीर कर क्योंकि लोगों ने यहाँ आकर तुम्हें घेर लिया, मगर मालूम नहीं कि क्यों। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मैं डर के मारे खड़ा हो गया। इतने में दूसरी कनीज ने आकर कहा कि मुसीबत ने हमें आ घेरा है, अब मुझे कहीं भागते बिन ना पड़ता था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो इधर का रास्ता भी बंद था।
इसलिए मैं अपने एक पड़ोसी के मकान पर चढ़कर अंदर कूद पड़ा और वहां जाकर छप गया और मैंने सुना कि लोग मेरे मकान में घुस आए हैं और शोर-गुल मचा रहे हैं और मुझे यकीन हो गया कि हमारी खबर खलीफा को हो गई है और उसने शहर के कोतवाल को भेजा है कि वो हमें पकड़कर खलीफा के सामने पेश करे। मैं इस तरह हैरान व परेशान आधी रात तक छुपा बैठा रहा और मुझे वहां से निकलने की हिम्मत ना पड़ी। अब मकान वाले को मालूम हुआ कि घर के अंदर कोई है और वो बहुत घबराया और इस घबराहट में बाहर जाकर एक नंगी तलवार लाया और मेरे पास पहुंचा और कहने लगा कि मेरे घर के अंदर कौन घुसा हुआ है। मैंने कहा कि मैं तेरा पड़ोसी जौहरी हूँ। इसने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला ना किया। इसके बाद वो चिराग लेकर मेरे पास आया और कहने लगा कि ए भाई, जो मुसीबत आज रात तुझ पर गुजरी है इस पर मुझे भी अफसोस है। मैंने कहा कि भाई बता तो सही कि मेरे मकान में कौन था और कौन लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे हैं, क्योंकि मैं तो भागकर तेरे पास आ छपा हूँ और मुझे कुछ खबर नहीं। इसने जवाब दिया कि कल हमारे पड़ोस में डाकू आए थे और इन्होंने फला शख्स को मार डाला और इसका माल लौट लिया है। इन्होंने भी ये देखा होगा कि तो बास चीजें इस मकान में मुंतकिल कर रहा है, इसलिए वो आज तेरे घर में घुसे और तेरा सारा सामान ले गए और तेरे मेहमानों को कत्ल कर डाला। जौहरी का बयान है कि मैं और मेरा पड़ोसी वहां से निकलकर मकान में आए तो देखा कि वो खाली पड़ा है और इसमें कोई चीज बाकी नहीं। इस पर मैं बहुत हैरान व परेशान हुआ और कहने लगा कि चीजों के जाया हो जाने की तो मुझे परवाह नहीं, अगरचे बाज चीजें मैं अपने दोस्तों से मांग कर लाया था और वो भी चोरी हो गयी। इसमें कोई मजाक नहीं, क्योंकि वो जान जाएंगे कि मेरा घर लिटा है और मेरे घर का सारा सामान जाता रहा। मगर मुझे अंदेशा है तो अली बिन बिकार और अमीर अल-मुमिनीन की कनीज का, क्योंकि अगर उनका राज फाश हो गया तो मेरी भी जान जाएगी। इसके बाद मैं अपने पड़ोसी की तरफ मुखातिब हुआ और कहने लगा कि तो मेरा भाई और पड़ोसी है और मेरे राजों को छुपाने वाला है, तू मुझे क्या मशवरा देता है। उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरी राय ये है कि इंतजार कर, क्योंकि जो लोग तेरे घर पर डाका डालकर तेरा माल मुता ले गए हैं, इन्होंने खलीफा के महल और शहर के कोतवाल के बहुत से आदमी मारे डाले हैं और हुकूमत के सिपाही उनकी तलाश में हर गली कोचे में फिर रहे हैं। वो इन्हें जरूर पकड़ लेंगे और तेरा मकसद बराएगा, बगैर इसके कि तो अपनी तरफ से कोई कोशिश करे। जब जौहरी ने ये बात सुनी तो वो अपने दूसरे मकान को चला गया जहां वो रहा करता था। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।